सीयर। तो लास्ट लेक्चर तक नियर बाय 6 क्वेश्चंस हो चुके थे हमारे। अब ये 7 क्वेश्चन रहेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड। A metal sphere 10.01 centimeter in diameter is placed on a brass ring है। ओके, ये जो लिखा है मैंने ब्रास है। Placed on a brass ring of internal diameter 10 centimeter and at the same temperature of 10 degrees Celsius. The temperature up to which they should be heated together so that the metal sphere just passes through the ring is alpha metal is equal to 12 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius and alpha for brass is 18 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. Okay, so see here कैसा केस है। आप ये देखिएगा, एक मेटल स्फीयर ऑफ 10.01 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मेटल का एक स्फीयर दिया है जिसका डायमीटर ज्यादा है ब्रास रिंग से, और ये ब्रास रिंग में आपको पता है ऐसा मतलब अटैच किया है। ये ब्रास का रिंग रहेगा जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और जो स्फीयर है मेटल स्फीयर उसका जो डायमीटर है वो 10.01 सेंटीमीटर है। ओके, तो मेटल का स्फीयर बड़ा है और ब्रास रिंग का डायमीटर थोड़ा छोटा है, थोड़ा ही छोटा है, ज्यादा नहीं है। तो इस वजह से ये रिंग जो रहेगा ये स्फीयर को होल्ड करके रखने वाला है। ओके, दिस रिंग विल होल्ड द मेटल स्फीयर। ओके, तो अब क्या होने वाला है आगे, इस पूरे सिस्टम को हमें हीटअप करना है, रिंग को भी हीटअप करना है और मेटल को भी हीटअप करना है, तो दोनों का भी एक्सपेंशन होने वाला है। लेकिन आप देख सकते हो ब्रास का जो कोएफिशिएंट है एक्सपेंशन का वो ज्यादा है, 18 into 10 raised to minus 6 है, और मेटल का जो एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है वो थोड़ा कम है, 12 into 10 raised to minus 6 पर डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो इस वजह से देखो अब ब्रास का रिंग जो रहेगा वो ज्यादा एक्सपांड होने वाला है, और जो मेटल का स्फीयर रहेगा वो थोड़ा कम रेट से एक्सपांड होने वाला है। तो एक लिमिट ऐसा आएगा कि जिस लिमिट पर ब्रास का रिंग बड़ा हो जाएगा, एज मतलब बड़ा या फिर इक्वल हो जाएगा इस पेयर के डायमीटर के साथ। पहले इनिशियली डायमीटर स्फीयर का ज्यादा है, लेकिन स्फीयर का एक्सपेंशन कम होने की वजह से एक लिमिट पर ये दोनों भी मैचअप होने वाले हैं, और जैसे ये मैचअप होगा ये स्फीयर इस रिंग से पास होकर नीचे गिर जाएगा। इज इट ओके? तो वही हमें निकालना है कि जस्ट पास करने के लिए, ओके, जस्ट पास कंडीशन उन्होंने बोला है कि इस रिंग से ये मेटल स्फीयर जस्ट पास करने के लिए कितने टेम्परेचर पर इस सिस्टम को हमें हीटअप करना पड़ेगा। दिस थिंग वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस कंडीशन। ओके, तो आप देखिएगा ये फिनोमिनन कब ऑकर होगा, जब रिंग का डायमीटर और वो जो डायमीटर रहेगा उस मेटल स्फीयर का वो जब इक्वल होगा तभी ये फिनोमिनन ऑकर होगा, तभी ये केस ऑकर हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायमीटर डायमीटर ऑफ रिंग जब इक्वल होगा ना डायमीटर ऑफ मेटल स्फीयर के साथ, तो तभी ये केस ऑकर होने वाला है। ओके, तो दोनों के डायमीटर को हमें इक्वेट करना है आफ्टर हीटिंग टू अ टेम्परेचर टी। ओके, तो देखिएगा डायमीटर का एक्सपेंशन जो रहता है वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये भी मैंने आपको लिख कर दिया है। d2 इज इक्वल टू d1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। इज इट ओके? तो यही हमें दोनों भी केसेस में पुट करना है। जो इनिशियल डायमीटर है रिंग का वो कितना है, देखो इनिशियल डायमीटर रिंग ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो रिंग का इनिशियल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। ओके, और फिर क्या आएगा वो 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू रिंग के लिए कितना है, रिंग किससे बना है आप देखिएगा ब्रास से। ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन अ ब्रास रिंग, तो ब्रास का अल्फा हमें लेना पड़ेगा, दैट इज 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 ओके पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी का वैल्यू, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियली दोनों का भी टेम्परेचर 10 है, इस वजह से टी माइनस 10 रहेगा, और जिस टेम्परेचर पर इस रिंग को हीटअप करने वाले हैं हम उसी टेम्परेचर पर मेटल स्फीयर को करने वाले हैं। दैट्स व्हाई दोनों के लिए भी चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू सेम रहेगा। ओके, तो सिर्फ डायमीटर ऑफ मेटल जो रहेगा वो 10.01 आएगा। ओके, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहने वाला है 1 प्लस अल्फा,
अब मेटल स्फीयर के लिए अल्फा का वैल्यू रहेगा 12 इंटू 10⁻⁻6, ओके, और डेल्टा टी का वैल्यू रहेगा t-10। तो ऐसा ही बिट रहने वाला है। जस्ट इसे आप सॉल्व करना पड़ेगा हमें, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप देखिएगा क्या रहेगा ये। इसे जितना हो सके उतना मिनिमम स्टेप से अगर सॉल्व कर सकते हैं तो हम अच्छा होगा। देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं हम। तो 10.01 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.001 रहेगा। ओके, ठीक है, तो देखते हैं हम। तो ये 1.001 आएगा यहाँ पर। ओके, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस वही रहेगा जो बिट यहाँ पर दिया है। लेकिन हमें ये दोनों भी 10 और 10.01 दोनों भी अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी आंसर निकलेगा। तो देखते हैं हम। 10 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 प्लस 10 इंटू 18, तो ये 18 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। इन ब्रैकेट t-10 रहने वाला है। सॉरी, 10 इंटू 18 ना, तो 180 रहने वाला है यहाँ पर। 180 इंटू 10⁻⁻6 रहेगा, इज इक्वल टू, आप देखिएगा 10.01 है, तो 10.01 प्लस 10.01 अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली 120 लिया तो भी चलेगा, इंटू 10⁻⁻6 इन ब्रैकेट t-10 रहेगा। तो ऐसा ये बिट रहने वाला है। अब देखिएगा ये 120 इंटू 10⁻⁻6 t-10 उधर जाके हम माइनस करते हैं 180 में से, तो यहाँ पर फिर कितना आएगा देखिएगा 180 इंटू, बाकी सब चीज सेम है, सिर्फ यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 180 है। तो 180 में से अगर 120 चला जाता है तो फाइनल आंसर आएगा 60 इंटू 10⁻⁻6 इन ब्रैकेट t-10। ओके, और फिर ये 10.01 है माइनस 10 अगर हम करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर आने वाला है। ओके, तो 0.01 सेंटीमीटर ऐसा ये बिट रहेगा। अब देखिएगा 0.01 सेंटीमीटर मतलब ही क्या रहेगा, 10⁻⁻2, और मीटर में अगर हम करते हैं तो -4 रहेगा। फाइनल आंसर हमें टेम्परेचर का निकालना है और ये सभी सेंटीमीटर में है, तो बेटर वे फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में, मतलब सेंटीमीटर में ये वैल्यू हमें रहने देना पड़ेगा। तो 10⁻⁻2 आएगा डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10⁻⁻6, ये रहेगा t-10 का वैल्यू। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4, मतलब ये आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 60, तो 1010 कट हो जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 4 बचेगा 40, 6 6 जा रहने वाला है 40, और एक बार 40 आएगा, मतलब 6 6 जा तो 166 रहने वाला है। लेकिन ये t-10 का वैल्यू है, तो t का वैल्यू रहेगा 166 प्लस 10, तो फाइनली आंसर आने वाला है इसका 176 डिग्री सेल्सियस। इस पूरे सिस्टम को हमें 176 डिग्री सेल्सियस से सेम करना पड़ेगा, तब जाकर डायमीटर ऑफ स्फीयर और डायमीटर ऑफ रिंग मैच होने वाला है, इक्वल होने वाला है, और उसी कंडीशन में मेटल स्फीयर उस रिंग को पास करके नीचे गिर जाएगा। इज इट ओके? सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसके आसपास देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन दिए ही नहीं कि मैंने, ठीक है, चलेगा। तो ऑप्शन ऐसे थे 167 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन था 177 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन था 187 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन था 197 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर था 177। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब? इज दिस concept क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है। तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आपको थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पर पूछे जाएंगे। ओके, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड भी है, तो उसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चंस हम देखते हैं ताकि वो भी बिट्स हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ टेक क्वेश्चन।
अब देखिएगा लिक्विड का जब एक्सपांशन आता है तो आपको वो याद आना चाहिए जो मैंने कल बताया था। आपको पता होगा लिक्विड का जब एक्सपांशन होता है तो अपैरेंट एक्सपांशन अलग होता है। तो इस वजह से कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन और कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन ये अलग-अलग बिट्स रहेंगे। ओके, तो अब देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन ऑफ अ लिक्विड इन टू डिफरेंट वेसल्स आर ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा आप। आपको पता होगा कल मैंने लॉजिक बताया था आपको वो जो बीसी लेवल था, बीसी इज इक्वल टू ए बी प्लस एसी था। एसी मतलब अपैरेंट था और ए बी मतलब कंटेनर का एक्सपांशन था। ओके, तो कंटेनर का एक्सपांशन का जो कोएफिशिएंट है उसे हम गामा सी से इंडिकेट करते हैं और जो एक्सपांशन होगा हमारे अपैरेंट जो एक्सपांशन होगा उसे गामा ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं और रियल एक्सपांशन गामा आर रहेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन गामा आर मस्ट बी इक्वल टू रहने वाला है गामा सी प्लस गामा ए। ओके, तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा। तो इतना ही लॉजिक याद रखिएगा, ये आपको काम में आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा, अभी क्वेश्चन नंबर 8 लिखिएगा। लिखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ apparent expansion coefficient of apparent expansion of a liquid in two different vessels are A and B. Then the real coefficient of expansion of liquid then the real coefficient of expansion of liquid if the ratio of volume expansion of vessel in excess to y। तो आप देखिएगा रियल एक्सपांशन का वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। क्या क्या दिया है उन्होंने वो देखते हैं हम। कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन ऑफ अ लिक्विड इन टू डिफरेंट वेसल्स आर, दो अलग अलग जो वेसल्स है उनके कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन दिया है। अपैरेंट एक्सपांशन को हम गामा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गामा ए पहले बीकर के लिए इसका वैल्यू ए रहेगा, मतलब अल्फा लेते हैं हम लगा दो, और कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन फॉर बीकर 2 ये बीटा रहेगा। इज इट ओके? तो क्या अल्फा और बीटा ये दो आपको कोएफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपांशन, ठीक है, अल्फा बीटा में आप फिर बीटा में कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेटर वे ए एंड बी लेते हैं जैसे उन्होंने दिया है। तो पहले वेसल का अपैरेंट एक्सपांशन का कोएफिशिएंट ए दिया है और दूसरे वेसल का अपैरेंट एक्सपांशन का जो कोएफिशिएंट दिया है वो बी दिया है। ओके, then the real coefficient of expansion of liquid if the ratio of volume expansion of vessel is रेशियो ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन दिया है, वॉल्यूम का जो एक्सपांशन है वो एक्सेस टू वाई। ओके, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन दिया है एक्सेस टू वाई में, तो हमें निकालना है रियल एक्सपांशन का रेशियो। ओके, गामा आर का जो रेशियो रहेगा इन दोनों भी वेसल्स के लिए हमें, मतलब लिक्विड के लिए निकालना है, और लिक्विड भी हम दोनों भी बीकर में सेम डालने वाले। तो जो गामा आर का वैल्यू रहेगा वो दोनों लिक्विड के लिए सेम रहने वाला है, वही वैल्यू हमें निकालना है। इज इट ओके? तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड दिस कंसेप्ट। और आपको ये जो दिया है ना, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, मतलब एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम मतलब ये चेंज इन वॉल्यूम दिया है। पहले बीकर के लिए डेल्टा V1 रहेगा और दूसरे बीकर के लिए डेल्टा V2 रहेगा। तो डेल्टा V1 बाय डेल्टा V2 इज इक्वल टू x बाय y रहेगा।
इज इट ओके? तो अब देखिएगा डेल्टा V1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहेगा आपको पता है, डेल्टा V1 इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम V इंटू गैमा। अगर हम कंटेनर के लिए देखते हैं, ये जो आपको वॉल्यूम एक्सपांशन दिया है ये वेसल का दिया है। आपको पता होगा, मुझे याद करके बताओ, वेसल के वॉल्यूम से रिलेटेड कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन हम यूज करते हैं बताओ? कल मैंने आपको बताया था और बार-बार बताया था कल बीट पढ़ाते वक्त कि जो वेसल का जो वॉल्यूम है उससे रिलेटेड कौन सा कोएफिशिएंट रहेगा? अपरेंट एक्सपांशन का कोएफिशिएंट रहेगा, रियल एक्सपांशन का कोएफिशिएंट रहेगा, या फिर कंटेनर के एक्सपांशन का कोएफिशिएंट रहेगा? बताओ मुझे, व्हिच टाइप ऑफ कोएफिशिएंट रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर? ठीक है, कंटेनर का राइट है। कंटेनर का जो एक्सपांशन का कोएफिशिएंट है जिसे हम गामा सी से इंडिकेट करते हैं वो रहेगा। इस वजह से यहाँ पर हम ये जो वेसल का चेंज इन वॉल्यूम दिया है उन्होंने, इज इट ओके? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन फॉर वेसल दिया है, मतलब ये कंटेनर दिया है। इस वजह से डेल्टा V1 पहले वेसल के लिए चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द वेसल इनटू गामा सी रहेगा पहले वेसल का, ओके? और फिर चेंज इन टेम्परेचर आने वाला है, इज इट ओके? वैसे दूसरे वेसल के लिए डेल्टा V2 इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ दैट सेकंड वेसल इनटू गामा सी रहेगा दूसरे वेसल का, और चेंज इन टेम्परेचर रहेगा, इज इट ओके? तो ऐसा ये बीट रहने वाला है। और डेल्टा V1 बाय डेल्टा V2 का वैल्यू आपको कितना दिया है यहाँ पर? x/y दिया है, ओके? तो यही वैल्यू हमें पुट करना है, दोनों भी इक्वेशंस को हमें एक दूसरे के साथ इक्वेट करना है और फाइनल आंसर निकालना है। अब देखिएगा डेल्टा V1 बाय डेल्टा V2 फिर क्या आने वाला है? डेल्टा V1 बाय डेल्टा V2 मस्ट बी इक्वल टू V इंटू गामा सी इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय V इंटू मतलब गामा सी ये फर्स्ट वेसल का होगा ऊपर वाला, और ये गामा सी सेकंड वेसल का होगा। तो गामा C2 इंटू डेल्टा टी रहेगा, ओके? तो डेल्टा टी दोनों भी वेसल्स को हम इक्वल टेम्परेचर को राइज करने वाले हैं। इस वजह से डेल्टा टी और इनिशियली दोनों का भी वॉल्यूम सेम है, तो वो कट हो जाएगा, ओके? तो अब फाइनल आंसर देखिएगा आप क्या आएगा? x बाय y इज इक्वल टू RC1 डिवाइडेड बाय RC2। अब ये मतलब गामा C1 बाय गामा C2 रहेगा। अब गामा C मतलब क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर कंटेनर फर्स्ट गामा C1 रहेगा, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर कंटेनर सेकंड गामा C2 रहेगा। लेकिन उन्होंने हमें किसका रेशियो निकालने के लिए कहा है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन फॉर लिक्विड कहा है, इज इट ओके? तो कल ही मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन फॉर लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपांशन गामा ए प्लस गामा गामा सी रहेगा कंटेनर का। तो कंटेनर का रेशो हमारे पास है गामा C1 डिवाइडेड बाय गामा C2। ये जो बीट रहेगा ये हमारे पास अब आ गया है। अब हमें मतलब ये गामा C1 का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? गामा R माइनस गामा A1 रहेगा, इज इट ओके? गामा A1 और गामा A2 दोनों का वैल्यू अलग अलग है, इस वजह से पहले कंटेनर के लिए अगर हम गामा C1 ले रहे हैं तो गामा R माइनस गामा A1 रहेगा, और गामा C2 इज इक्वल टू क्या आने वाला है? गामा R माइनस गामा A2 रहेगा, इज इट ओके? इज इट ओके? ये समझ में आ गया? जस्ट अब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो x बाय y इज इक्वल टू क्या आने वाला है? गामा R, दोनों भी कंटेनर में सेम लिक्विड डाला था, इस वजह से गामा R का वैल्यू गामा R1 और गामा R2 हमने नहीं किया। कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन लिक्विड का दोनों भी कंटेनर में सेम रहेगा, इस वजह से ऊपर भी गामा आ रहे नीचे भी गामा आ रहे, ओके? माइनस गामा A1 अपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड ए दिया है पहले कंटेनर के लिए, और अपरेंट एक्सपांशन फॉर सेकंड बीकर बी दिया है। तो गामा R माइनस ए डिवाइडेड बाय गामा R माइनस बी ऐसा रहेगा। अब ये माइनस ए माइनस बी उधर जाके प्लस होगा, और गामा आर का वैल्यू क्या रहने वाला है फिर देखिएगा। फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करते तो फिर देखिएगा आप क्या आएगा। मतलब हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। एक्स इन ब्रैकेट गामा आर माइनस बी इज इक्वल टू वाई इन ब्रैकेट गामा आर माइनस ए रहेगा, ओके? तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स इंटू गामा आर माइनस
x इंटू बी रहेगा इज इक्वल टू y इंटू गैमा आर माइनस ए इंटू वाई रहेगा। ओके, तो अभी हमें गैमा आर का वैल्यू चाहिए, तो गैमा आर को एक तरफ लाते हैं और बाकी सब टर्म दूसरी तरफ पास कर देते हैं। ये एक्स बी उधर जाके प्लस होगा, तो एक्स बी माइनस ए वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू गैमा आर माइनस वाई इंटू गैमा आर रहेगा। ओके, तो गैमा आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, आप देखिएगा, गैमा आर इन ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स बी माइनस ए वाई रहेगा। ओके, तो फिर आप देखिएगा गैमा आर इज इक्वल टू एक्स बी माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई रहेगा। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। सो दिस इज द वैल्यू फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन फॉर द लिक्विड। इज इट ओके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। समझ में आ गया? इसके लिए पहले जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड मैंने कल पढ़ाया था वो अच्छे से देखना। वो अगर आपने लेक्चर देखा है तभी आपको ये बिट समझ में आएगा। ओके, इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छे से देखना, पहले क्या दिया था, गिवन डेटा मैंने लिखा था और उसके बाद फिर धीरे धीरे आंसर निकाला है। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A flask contain हाँ क्वेश्चन लिखो अब ये। फ्लास्क कंटेन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ओके, ऑफ अ लिक्विड at 10 degrees Celsius when it is heated to 110 degrees Celsius. Increase in volume of the liquid appears to be 2 cubic centimeter, 2 cc. Find the coefficient of real expansion of the liquid. Find the coefficient of real expansion of the liquid. तो लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन निकालना है। सिंपल क्वेश्चन ये, और यहाँ पर एक लगने वाला डेटा है जो उन्होंने दिया है अल्फा। ओके, अभी अल्फा किसका रहेगा मुझे बताओ। अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन में ये अल्फा किसके साथ इंटरेक्ट करने वाला है, लिक्विड के साथ या फिर वो फ्लास्क के साथ? टेल मी। टेल मी, मुझे बताओ अल्फा ये पैरामीटर किसका हो सकता है, कंटेनर का मतलब फ्लास्क का या फिर लिक्विड का? ठीक है, राइट आंसर है इसका कंटेनर रहेगा। ओके, क्योंकि कंटेनर ही आपको पता है सॉलिड है और सॉलिड को ही अल्फा हो सकता है। इज इट ओके? लिक्विड को कभी भी अल्फा नहीं होता है, मैंने कल भी बताया था आपको। लिक्विड ओनली हैविंग वॉल्यूम मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होते हैं उसको, लेकिन ये लिक्विड हम फ्लास्क के अंदर रखा है जो सॉलिड है, इस वजह से उसका अल्फा हो सकता है। तो इस अल्फा से हमें कौन सा कोएफिशिएंट मिलेगा बताओ। टेल मी which type of coefficient we will get, which type of volumetric coefficient we will get uh,
बाय यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा। यहाँ पर आप देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन हमें निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। ओके, तो गामा आर का वैल्यू हमें निकालना है। गामा आर इज इक्वल टू आपको भी पता है गामा ए प्लस गामा सी रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपांशन गामा ए प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ कंटेनर। इज इट ओके? सो गामा ऑफ कंटेनर हमें मिलेगा, राइट आंसर है गामा सी हमें मिलने वाला है इस अल्फा से। ओके, अब बताओ गामा सी और अल्फा में क्या रिलेशन रहेगा, सोचकर बताना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा? कंटेनर का जो अल्फा दिया है उससे हमें कंटेनर का वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट मिलने वाला है, और वो कैसे मिलेगा बताओ। राइट आंसर है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, गामा सी को 3 अल्फा पुट करना पड़ेगा। तो एक तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। अब हमें गामा ए का वैल्यू निकालना है। इज इट ओके? गामा आर का वैल्यू हमें चाहिए, उसके लिए दो अननोन थे, गामा ए एंड गामा सी। तो गामा सी मिल गया हमें अल्फा के वैल्यू से, जस्ट यहाँ पर अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो गामा सी मिल जाएगा। अभी प्रॉब्लम रहा गामा ए का। तो गामा ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपांशन है। कल ही मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, चेंज इन अपरेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू change in apparent volume is equal to original volume into coefficient of apparent expansion gamma A into delta T रहेगा। Is it okay? तो इसका वॉल्यूम कितने से चेंज हुआ है? फ्लास्क कंटेन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड, तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इनटू गामा ए का वैल्यू निकालना है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। एट पहले इसका इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था और फाइनली ये 110 डिग्री सेल्सियस हुआ है, मतलब ये चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू 100 रहेगा। इज इट ओके? और फिर चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन अपरेंट वॉल्यूम अपीयर्स टू बी, देखो उन्होंने अपीयर्स टू बी कहा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड अपीयर्स टू बी 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है। इज इट ओके? तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा 100 इंटू 100 10⁻⁻⁴ इंटू गामा ए इज इक्वल टू 2, ये रहने वाला है। तो ये -4 नीचे जाके ऊपर जाके फिर मतलब देखिएगा ये 10⁻+4 यहाँ पर। ओके, तो 10⁻+4 इंटू गामा ए इज इक्वल टू 2 रहेगा यहाँ पर। तो फिर देखिएगा गामा ए का वैल्यू कितना आएगा, ये 10⁻+4 है, ये नीचे जाके +4 होगा और ऊपर जाके -4। तो गामा ए का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपांशन हमें मिलने वाला है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। इज इट ओके? पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका यूनिट रहेगा। तो अब गामा ए भी मिल गया, अल्फा का वैल्यू भी पता है, तो गामा आर इजीली निकाल सकते हैं हम। गामा ए का वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, इंटू 3 अल्फा। तो 3 इंटू अल्फा का वैल्यू देखिएगा, इंटू नहीं रहेगा, ये प्लस रहेगा बीच में। ये हो गया गामा ए का वैल्यू प्लस 3 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है, 11 है, तो मतलब ये 33 इंटू 10⁻⁻6 होगा। इन दोनों का एडिशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हमें इसका पावर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -6 में। बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻⁴ को अगर मैं -6 लिखता हूँ यहाँ पर पावर, तो फिर मुझे बताओ 2 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? गामा आर का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें 2 इंटू 10⁻⁻⁴ को अगर मैं -6 लिखता हूँ पावर उसका, तो डेफिनेटली नंबर यहाँ पर आने वाला है 200। इज इट ओके? तो 200 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। तो ये -6 ये -6 हमें कॉमन आउट करना है, तो -6 को अगर हम कॉमन आउट करेंगे तो 200 प्लस 33 233 आएगा। तो 233 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। इज इट ओके? तो ये रहेगा फाइनल आंसर। इज इट ओके? सो कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन मस्ट बी 233 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इज इट ओके? किसी को कुछ दिक्कत इसमें? अब आई होप यू आर गेटिंग दिस। और भी अगर इसके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो टॉपिक खत्म होने के बाद देखेंगे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे देता हूँ। ओके, आप खुद ही सॉल्व कर लेना इसे। ठीक है, इतना भी हार्ड नहीं है, मतलब ये अगर समझ में आ गया तो वो आने वाला है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूँ। मुझे इसका आंसर निकाल के कल तक बताना। ओके, लिखो आप, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दिया है 830 मीटर क्यूब at 30 degree centigrade and 850 meter cube at 90 degree centigrade. The coefficient of volume expansion of liquid is the coefficient of volume expansion of liquid is तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन आपको निकालना है ओके और ऑप्शन दिए हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड बी ऑप्शन दिया है 4 इंटू ठीक है सी ऑप्शन दिया है ये बी ऑप्शन यहाँ पर लिखता हूँ 8 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड सी ऑप्शन दिया है 4 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन दिया है लास्ट 2.5 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के लेक्चर में नियर बाय 10 क्वेश्चंस हो गए। आई होप मुझे लगता है इसका क्वेश्चन का आंसर आपको निकलते आएगा। इजी क्वेश्चन है इस वजह से स्किप किया। लगा तो अगर नहीं आता है आंसर तो बताओ, नेक्स्ट लेक्चर में ये स्लाइड ऐसे ही रहेगा, हम इसके आंसर को भी डिस्कस करेंगे। ओके तो समझ में आ गया यहाँ तक पूरा बीट जो पढ़ा है मैंने, थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड एंड थर्मल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। तो आपको सॉलिड में तो कुछ दिक्कत होगा ऐसे मुझे नहीं लगता है, सिर्फ लिक्विड में अगर कुछ होता है दिक्कत तो उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करोगे तो ही हार्ट बीट आपको इजी जाएगा। ओके तो यहाँ पर थर्मल एक्सपांशन ये जो बीट था हमारा ये पूरा खत्म हो जाता है। ओके थर्मल फिजिक्स मैंने आपको बोला था इसमें 3 बीट्स थे, थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपांशन और उसके बाद कैलोरीमेट्री और हीट सेक्शन से रिलेटेड हमें अब जाना है। तो हीट एंड रेडिएशन ये जो पार्ट है ये पूरा हम देखने वाले अब। ओके पहले हीट देखेंगे, हीट के भी दो तीन टाइप्स होंगे, कैलोरीमेट्री उसके बाद वो अलग अलग बीट से उसके, तो वो भी हमें देखना है। तो कल के लेक्चर में हम हीट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके